#3 हीरो ने सुंदरी को बचा लिया लेकिन योजना विफल हो गई। अध्याय 3 पुरुष नायक द्वारा संकट में फंसी युवती को बचाने का वीरतापूर्ण प्रयास विफल हो जाता है। अध्याय 3 पुरुष नायक द्वारा संकट में फंसी युवती को बचाने का वीरतापूर्ण प्रयास विफल हो जाता है। कुछ समय पहले जब एल्डरमिंग ने सुना कि शियाओ युनटिंग लिन लोवेई का दिल जीतने के लिए एक वीरतापूर्ण बचाव की योजना बनाना चाहता है तो उन्होंने वास्तव में इसे मंजूरी नहीं दी, क्योंकि इस तरह की योजना बहुत आम है। शियाओ युनटिंग को पता चला कि लिन लोवेई यहाँ से गुजरने वाली है, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे खूंखार जानवरों के इलाके में ले जाकर जानवरों के एक झुंड को उस पर हमला करने के लिए उकसाया। जब लिन लोवेई गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहद मुश्किल स्थिति में थी, तभी उसने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया। बेशक उसका लक्ष्य इन खूंखार जानवरों से लड़ना नहीं था, बल्कि लिन लोवेई की जान बचाकर उसकी रक्षा करना और फिर उसे अपने साथ ले जाना था। इस योजना में एक खामी है, ये खूंखार जानवर अचानक उत्पात क्यों मचाने लगे और शियाओ युनटिंग उस समय आसपास क्यों मौजूद थी। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो उसे समस्या नजर आ जाएगी। गुरुजी, मुझे लगता है कि यह योजना एकदम सही है और निश्चित रूप से सफल होगी, जियो युनटिंग ने आत्मविश्वास से कहा। उसे योजना में कोई बुराई नहीं दिख रही थी। अगर वह गंभीर रूप से घायल होकर लिन लोवेई के साथ रह जाता तो वह निश्चित रूप से उसका दिल जीत लेता। अगर मैं भविष्य में लिन लोवेई को अपने पक्ष में कर लेता हूं तो यह आसान होगा। जैसे ही एल्डरमिंग हिचकिचाए, जियाओ युनटिंग ने आगे कहा, गुरुजी आप निश्चिंत रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। उस समय मैं लिन लोवेई की मदद से क्लाउड हेवन होली लैंड में प्रवेश कर सकता हूँ। जब तक मेरे गुरु वहाँ हैं, भविष्य में मेरे लिए होली सन या होली लॉर्ड बनना पूरी तरह संभव है। उस समय मैं अपने स्वामी को उनके शारीरिक शरीर को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ और साथ ही उन्हें बदला लेने में भी मदद कर सकता हूँ। जब शियाओ युनटिंग बोल रहा था, उसकी आंखों में चमक आ गई। शियाओ युनटिंग के आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को देखकर एल्डरमिंग ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन वह मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये दूसरे व्यक्ति को मूर्ख समझने जैसा व्यवहार नहीं है? ऐसी योजना मूर्खों को तो बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन सामान्य लोगों को बेवकूफ़ बनाना असंभव है। दरअसल मूल कहानी में पाताल लोक का बूढ़ा व्यक्ति शियाओ युनटिंग की सफलता से हैरान था, क्योंकि उसे लगा कि ऐसी योजना बहुत ही भद्दी थी और केवल एक मूर्ख ही इसके झांसे में आ सकता है। लेकिन लिन लोवेई क्लाउड हेवन होली लैंड की एक विलक्षण प्रतिभा है, या यूं कहें कि यह महिला मुख्य किरदार द्वारा पुरुष मुख्य किरदार के सामने अपनी बुद्धिमत्ता को जबरदस्ती कम करने का प्रयास है। वह यहाँ है। शियाओ युनटिंग अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी निगाहें सफ़ेद वस्त्र पहने उस आकृति पर टिकी हुई थीं। जी हाँ, जो व्यक्ति आया है वह लिन लोवेई है। क्या अभी तक भयंकर ज्वार नहीं आया है? ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास अन्य लोगों के भी निशान हैं। लिन लोवेई ने भौहें चढ़ाईं। फॉन्ग चेन की सच्ची भावनाओं को सत्यापित करने के लिए उसने जानबूझकर क्लाउड और मिस्ट पहाड़ों की खोज में अधिक समय बिताया। ये सब उस भयानक लहर का सामना करने के लिए किया जा रहा है। बूम! अचानक एक जोरदार गर्जना सुनाई दी और धरती कांप उठी। असंख्य खूंखार जानवर हर दिशा से आ गए। आखिरकार यह आ ही गया। लिन लोवेई ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, चारों ओर देखा और शांत रही। उसने अपनी लंबी तलवार को मजबूती से पकड़ा, उसकी धार चमक उठी और सभी खूंखार जानवर उसकी तलवार के सामने गिर पड़े। भले ही असंख्य खूंखार जानवर मौजूद हों, वे उसके 2 मीटर के दायरे में भी नहीं आ सकते थे। हालांकि फॉन्ग चेन की सच्ची भावनाओं को सत्यापित करने के लिए उसने जानबूझकर खुद को रोके रखा, साथ ही अपनी ताकत को छुपाते हुए अपनी एक कमजोरी को भी उजागर किया। इसका उद्देश्य शियाओ युनटिंग को बाहर निकालना था। लिन लोवेई की जानबूझकर की गई कार्रवाई के तहत वह जल्दी ही गंभीर रूप से घायल हो गया और इन खूंखार जानवरों के सामने पूरी तरह से कमजोर दिखाई दिया, मानो वह थक गया हो। अवसर आ गया है। शियाओ युनटिंग उत्तेजित हो गई और हवा में उछलकर लिन लोवेई के सामने मौजूद भयंकर जानवर को एक ही हथेली के प्रहार से पीछे धकेल दिया। जियाओ युनटिंग ने एक बेहद आकर्षक मुस्कान बिखेरी, लिन लोवेई की ओर देखा और पूछा, मिस क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लिन लोवेई ने कहा। मैडम, मेरा नाम शियाओ युनटिंग है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? अपने आसपास के खूंखार जानवरों को मारते हुए जियाओ युनटिंग ने लिन लोवेई की ओर देखा और पूछा। ये खूंखार जानवर संख्या में तो बहुत हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत अधिक नहीं है। इन खूंखार जानवरों में से सबसे शक्तिशाली जानवर केवल स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनकी संख्या भी बहुत कम है। मार्शल आर्ट के 10 क्षेत्र हैं: ट्रू ची क्षेत्र, स्पिरिचुअल ओरिजिन क्षेत्र, डिवाइन सी क्षेत्र, हेवनली ओरिजिन क्षेत्र, डिवाइन ओरिजिन क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, एनलाइटनमेंट क्षेत्र, रिटर्न टू नथिंगनेस क्षेत्र, सेज क्षेत्र और ग्रेट सम्राट क्षेत्र। हालांकि जियाओ युनटिंग की साधना का स्तर अभी तक स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, वह दिव्य सागर क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर है। हालांकि चूंकि वह मुख्य पात्र है, इसलिए उसकी युद्ध क्षमता बेहद अद्भुत है और वह सीमाओं के पार दुश्मनों को आसानी से मार सकता है।
इतने सारे खूंखार जानवरों की मौजूदगी में वे फिलहाल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सचमुच काम कर गया। बूढ़े आदमी के होंठ फड़कने लगे। उन्हें ये बात बिल्कुल हास्यास्पद लगी कि ऐसी योजना वास्तव में सफल हो सकती है। उन्होंने इन पवित्र भूमियों की प्रतिभाओं का अत्यधिक अनुमान लगाया। भले ही शियाओ युनटिंग के पास नायक की आभा थी, लेकिन भयंकर जानवर अंतहीन प्रतीत हो रहे थे, जिससे उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। सावधान! उस भयंकर जानवर को पास आते देख जियाओ युनटिंग बिना किसी झिझक के दौड़ पड़ा और लिन लुओवेई की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि उनकी चोटें बिगड़ती जा रही थीं, फिर भी वह बेहद खुश थे। लिन लुओवेई निश्चित रूप से बेहद भावुक हो गई होंगी। उसे यह नहीं पता था कि लिन लुओवेई न केवल अप्रभावित थी, बल्कि उसने एक ठंडी मुस्कान भी दिखाई। हालांकि इसे अच्छी तरह से छिपाया गया था। आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए, लिन लुओवेई ने गहरी आवाज में कहा। नहीं, मैं इन खूंखार जानवरों को तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। शियाओ युनटिंग को लगा कि लिन लुओवेई उससे प्रभावित थी और उसके बारे में चिंतित थी। वह और भी उत्साहित होता जा रहा था, ये जानते हुए कि अगर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो वह निश्चित रूप से लिन लुओवेई को गहराई से प्रभावित करेगा। फिर उसकी योजना सफल हो गई। अगले ही पल जियाओ युनटिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उस खूंखार जानवर को कैसे मारूंगा? और मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। लिन लुओवेई ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्लाउड हेवन होली लैंड के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में उनकी साधना का स्तर कम कैसे हो सकता है? वे पहले से ही स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। इसके अलावा उसने इस बार अपने लिए कई तुरुप के पत्ते तैयार कर रखे थे। शियाओ युनटिंग के बिना भी लिन लुओवेई इन खूंखार जानवरों का सामना कर सकती थी। इसके विपरीत शियाओ युनटिंग के सामने खड़े होने के कारण वह कोई कदम नहीं उठा सकी। रास्ते से अलग हटें, लिन लुओवेई ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। लिन लुओवेई की ठंडी आवाज सुनकर शियाओ युनटिंग ने सहज रूप से एक तरफ कदम बढ़ा लिया। दर्जनों खूंखार जानवर दहाड़ते हुए अंदर आए और जियाओ युनटिंग ने अवचेतन रूप से कहा। सावधान रहें, इन सभी खूंखार जानवरों का साधना स्तर स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र के बराबर है। उसने आसपास के सभी खूंखार जानवरों को आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र से इतने सारे खूंखार जानवर आएंगे। आपको पता है, अभी तो उतने ज्यादा लोग नहीं थे। उसका मकसद उन्हें एक विकट परिस्थिति में डालना था और फिर वह किसी न किसी तरीके से लिन लुओवेई को अपने साथ ले जाएगा। लिन लुओवेई इससे जरूर प्रभावित होगी। अगर शियाओ युनचू ने फोंग चेन के मन की बात न सुनी होती तो वह सचमुच सफल हो जाता। हालांकि लिन लुओवेई पूरी तरह से तैयार थी और उसने मौजूदा संकट से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। पहाड़ को मोड़ने वाली सील। लिन लुओवेई शांत बनी रही, तभी आकाश से एक विशाल हथेली का निशान नीचे उतरा, जो एक ऊंचे पहाड़ जैसा दिखता था और अपार शक्ति का संचार कर रहा था। धमाका! विशाल हथेली का निशान जोर से नीचे गिरा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इन खूंखार जानवरों को पल भर में मार डाला। माउंटेन टनिंग सील की शक्ति ने सीधे तौर पर शियाओ युनटिंग को चौंका दिया, जिसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र में मौजूद दर्जनों खूंखार जानवरों को लिन लुओवेई ने पलक झपकते ही मार डाला। जियाओ युनटिंग दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन लुओवेई इतनी शक्तिशाली होगी। वह स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और उसके पास एक शक्तिशाली जादुई हथियार है। जब तक कोई 5वें स्तर का दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र विशेषज्ञ न हो, तब तक उसे नुकसान पहुंचाना असंभव है। मेरे शिष्य, इस बार तुम्हारी योजना विफल हो गई है, एल्डर मिंग ने बात की। #4 खराब खेल खेलने के बावजूद कियानकुन सील प्राप्त करने में सफल रहे। अध्याय 4 मैंने सफलतापूर्वक अपना पद त्याग दिया और कियानकुन सील तकनीक प्राप्त कर ली। अध्याय 4 मैंने सफलतापूर्वक अपना पद त्याग दिया और कियानकुन सील तकनीक प्राप्त कर ली। ये बेहद शर्मनाक है कि लिन लुओवेई अभी अभी बाल घायल हो गई। स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर के एक साधक और बादल स्वर्ग पवित्र भूमि के एक विलक्षण प्रतिभा के धनी होने के नाते दिव्य सागर क्षेत्र में भयंकर जानवरों के एक समूह द्वारा उसे घायल कर दिया जाना हास्यास्पद होगा। जियो युनटिंग चुप रही। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी अभी उनके द्वारा की गई कार्रवाई वास्तव में अनावश्यक थी। गुरुजी, आज मेरी योजना विफल हो गई, लेकिन मैं उसका उपयोग करके बादल स्वर्ग के पवित्र भूभाग में प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कारगर होगा। अपनी योजना विफल होते देख वह क्लाउड हेवन होली लैंड में प्रवेश करने के लिए केवल लिन लुओवेई पर ही निर्भर रह सकता था। ये कहना मुश्किल है। हालांकि आपने उसकी मदद की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। शायद ये देखकर कि आप दयालुता से काम कर रहे हैं, वह आपको बादल स्वर्ग के पवित्र भूमि में प्रवेश करने की सिफारिश करेगी। यहाँ तक कि पाताल लोक के बूढ़े व्यक्ति को भी पूरी तरह से यकीन नहीं था। एक और दहाड़ गूंजी, अनगिनत खूंखार जानवर गिर पड़े और आसपास के जानवर दहशत में भाग गए।
लिन, ये युवती। जियाओ युनटिंग लिन को सीधे मिस लिन कहकर संबोधित करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह लिन लोवेई को अभी तक नहीं जानता था। लेकिन ये सुनकर लिन लोवेई की आंखें चमक उठीं। ये शाओ युनटिंग सचमुच मुझे पहचानती है। क्या चल रहा है? लिन लोवेई ने गहरी आवाज में कहा। वैसे मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता। शाओ युनटिंग ने अजीब सी मुस्कान दी। उसे शुरू में लगा था कि उसकी योजना त्रुटिहीन है और निश्चित रूप से सफल होगी। अप्रत्याशित रूप से लिन लोवेई की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि ये खूंखार जानवर भी भयभीत हो गए। लिन लोवेई, उसने शियाओ युनटिंग की ओर देखा, ये जानने के लिए कि यह लड़का क्या करने वाला है। क्या आप क्लाउड हेवन होली लैंड से लिन लोवेई हैं? क्या आप वही हैं जिन्हें पूर्वी दिव्य क्षेत्र का नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जाता है? बोलते समय शियाओ युनटिंग ने हैरानी जताने का नाटक किया। उन्होंने लिन लोवेई को अत्यंत उच्च पद पर नियुक्त किया। दूसरे पक्ष को पूर्वी दिव्य क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहना उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ने का एक तरीका है। हालांकि यह थोड़ा चापलूसी जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसी प्रशंसा को कौन ठुकरा सकता है? सबसे प्रतिभाशाली बच्चा? मैं नहीं, लिन लोवेई ने मन ही मन उपहास किया। ये शाओ युनटिंग सचमुच एक धोखेबाज है, शायद उसे खुद अपनी बातों पर विश्वास नहीं है। वे खुद को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी वे ऐसा दिखावा करते हैं कि वे नहीं जानते। क्या आप क्लाउड हेवन होली लैंड से लिन लोवेई नहीं हैं? शाओ युनटिंग ने भ्रम का नाटक करते हुए पूछा। मैं क्लाउड हेवन होली लैंड से लिन लोवेई हूँ, लेकिन मैं पूर्वी दिव्य क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ। कृपया भविष्य में ऐसी बातें न कहें, वरना आप खुद को मूर्ख साबित कर देंगे, लिन लोवेई ने जटिल भावों के साथ कहा। युनटियन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र फॉन्ग चेन के बारे में सोचते हुए, भले ही वह पहले उसे नापसंद करती थी, लेकिन प्रतिभा के मामले में पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। या यूं कहें कि तियानिक्सुआन जगत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उनकी बराबरी कर सकते हैं। हालांकि मेरे दिल में यह विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 प्रतिभा बनोगे और कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। शाओ युनटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वह दूसरे व्यक्ति को खुश कर सकता है तो उसके पास अभी भी मौका है। कृपया दोबारा ऐसी बातें मत कहना, लिन लोवेई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। शियाओ युनटिंग का चेहरा सख्त हो गया। ये लिन लोवेई सचमुच तर्क से परे थी। ये जानते हुए कि लिन लोवेई को इन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं था, जियाओ युनटिंग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और विषय बदलते हुए कहा, परी लिन, मैं लंबे समय से क्लाउड हेवन होली लैंड की प्रशंसा करता रहा हूँ और हमेशा वहां जाकर साधना करने की इच्छा रखता रहा हूँ। हालांकि बादल स्वर्ग की पवित्र भूमि के अमर लोग मुझे चुन नहीं सकते, इसलिए मैं प्रवेश नहीं कर सकता। क्या परी मुझे कुछ अवसर बता सकती है? परी, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरा परिवार नष्ट हो गया था। दुर्भाग्य से दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि वह हमारा बदला नहीं ले सका। अगर मैं बादल स्वर्ग की पवित्र भूमि में साधना करूं और अपनी मेहनत से, मैं निश्चित रूप से बदला ले पाऊंगा। शाओ युनटिंग ने जिस गहरी नफरत की बात की थी, वह निश्चित रूप से झूठ थी। ये तो बस शियाओ युनटिंग द्वारा जानबूझकर पीड़ित होने का नाटक करना था, जानबूझकर ऐसा करना ताकि लिन लोवेई की सहानुभूति हासिल कर सके और वह उसे क्लाउड हेवन होली लैंड में शामिल होने की सिफारिश करे। ये सोचकर कि उसके पूरे परिवार को शियाओ युनटिंग के पिता ने मार डाला होगा और शियाओ युनटिंग उसके करीब आने और उसकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लिन लोवेई को घबराहट होने लगी। उसके मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह चाहता था कि काश वह अभी इसी वक्त शियाओ युनटिंग को मार डालता। हालांकि फॉन्ग चेन के लिए शियाओ युनटिंग कितनी महत्वपूर्ण थी और वह शियाओ युनटिंग के माध्यम से फॉन्ग चेन की सच्ची भावनाओं को भी सत्यापित करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा करने का फैसला किया। कुछ देर सोचने के बाद लिन लोवेई ने कहा, ठीक है, मैं आपको किसी से मिलवा दूंगी। लिन लोवेई को सहमत होते देख शियाओ युनटिंग बेहद खुश हुई और जल्दी से बोली, आपकी मदद के लिए धन्यवाद परी। ऊपरी तौर पर तो वह बेहद आभारी दिख रही थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, कितनी घमंडी औरत है। देखते हैं भविष्य में यह मेरे सामने कैसे झुकती है। और इस प्रकार लिन लोवेई शियाओ युनटिंग को क्लाउड हेवन होली लैंड में शामिल होने के लिए ले आए। ये खबर स्वाभाविक रूप से फॉन्ग चेन के कानों तक पहुंच गई। क्लाउड हेवन होली लैंड के पवित्र पुत्र के रूप में फॉन्ग चेन का दर्जा स्वतः ही स्पष्ट था, जो पवित्र भगवान के बाद दूसरे स्थान पर था। नीचे के लोग जानबूझकर फॉन्ग चेन के लिए जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लिन लोवेई के बारे में खबर तुरंत फॉन्ग चेन के कानों तक पहुंच गई। महामहिम, मुझे लगता है कि शियाओ युनटिंग का परी लिन के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? एक आदमी ने फॉन्ग चेन की ओर देखकर पूछा। उस व्यक्ति का नाम कियुलोंग था, जो होली स्पिरिट पीक के रक्षकों का कमांडर था। उसकी साधना का स्तर स्वाभाविक रूप से कम नहीं था। वह कई वर्षों से फॉन्ग चेन के साथ था और उसके प्रति अत्यंत वफादार था। उन्होंने कई कार्यों का जिम्मा कियुलोंग को सौंपा।
कियूलॉन्ग जानता था कि फॉन्ग चेन लिन लुओवेई को पसंद करता था और लंबे समय से लिन लुओवेई को अपने पवित्र पुत्र के ताओवादी सहयोगी के रूप में मानता था। इसलिए मैं अक्सर लिन लुओवेई की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देता हूँ। जरूरत नहीं, अब से आपको लिन लुओवेई के मामलों की जानकारी मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय की बर्बादी है। फॉन्ग चेन ने यह बात सीधे सीधे कह दी। उसने पहले ही हार मान ली है और वह अब मुख्य पुरुष और महिला किरदारों के साथ किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं रखना चाहता, क्योंकि इससे उसे फायदे से ज्यादा नुकसान ही होगा। ये सुनकर कियूलॉन्ग दंग रह गया, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहले तो लिन लुओवेई के बारे में खबर सुनकर मुझे बहुत चिंता होती थी, अब तो वे इतने उदासीन और यहाँ तक कि डिस्गस्टेड भी हो गए हैं। क्या पवित्र पुत्र को अब लिन लुओवेई पसंद नहीं है? जी श्रीमान, कियूलॉन्ग ने और कोई सवाल नहीं पूछा। चूंकि फॉन्ग चेन ने ऐसे निर्देश दिए थे, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। पवित्र पुत्र का जो भी कारण रहा हो, यह ऐसा विषय नहीं था जिसकी उन्हें जांच करनी चाहिए थी। अपनी मौज मस्ती करने की बड़ी योजना की तैयारी में फॉन्ग चेन ने जानबूझकर कहा, और जहां तक शियाओ यूनटिंग की बात है, भविष्य में उससे किसी भी तरह का झगड़ा मत करना और उसे परेशान मत करना। अधिकांश उपन्यासों के परिदृश्यों के आधार पर खलनायक के रूप में फॉन्ग चेन प्रारंभिक चरणों में जानबूझकर शियाओ यूनटिंग को दबाएगा। इन्हीं दमनकारी परिस्थितियों के कारण नायक जल्दी बड़ा हो गया और रातों रात सनसनी बन गया। फैंग चेन ने पहले ही हार मान ली है और स्वाभाविक रूप से वह शियाओ यूनटिंग के साथ कोई झंझट नहीं करेगा। इसके अलावा वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या जियाओ यूनटिंग उसके हस्तक्षेप के बिना थोड़े समय में ही प्रसिद्धि हासिल कर सकता है। तभी फॉन्ग चेन के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक अपने प्रयास त्याग दिए हैं और संत स्तरीय गुप्त तकनीक ज्ञानकुन सील प्राप्त कर ली है। क्योंकि फॉन्ग चेन ने मुख्य पुरुष और महिला पात्रों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए व्यवस्था द्वारा उसे कामचोर माना गया और इस प्रकार उसे पुरस्कार मिला। क्या ये संत स्तर की गुप्त तकनीक है? ज्ञानकुन सील तकनीक? बुरा नहीं, बुरा नहीं। फॉन्ग चेन की आंखों में एक चमक सी कौंधी। पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र होने के बावजूद उनके पास उच्च स्तरीय गुप्त तकनीकों की कोई कमी नहीं है। संत स्तर की गुप्त तकनीकों की तो बात ही छोड़िए, फॉन्ग चेन के पास कई सम्राट स्तर की गुप्त तकनीकें भी हैं। इन उन्नत गुप्त तकनीकों की अधिकता होने पर भला कौन शिकायत करेगा? इस प्रकार की संत स्तरीय गुप्त तकनीक पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली है और इससे निकलने वाली शक्ति अतुलनीय है। एक अतिरिक्त गुप्त तकनीक होने से युद्ध शक्ति बढ़ती है और एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता मिलता है, इसलिए फॉन्ग चेन को बहुत अधिक गुप्त तकनीकें होने की शिकायत नहीं होगी। खलनायक के हार मानने के बाद नायिका ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 5 WTRLAB। अध्याय 5 इस व्यक्ति में आत्मपीड़न की प्रवृत्ति है। अध्याय 5 इस व्यक्ति में आत्मपीड़न की प्रवृत्ति है। मेजबान फॉन्ग चेन। आयु 20। साधना सम्राट क्षेत्र छठा स्वर्ग। प्रतिभा सहज दाव शरीर। गुप्त तकनीकें जुबान तियान सम्राट शास्त्र असीमित दिव्य दाव हुआ जुबान स्वर्ग आवरण शास्त्र एक शाश्वत विचार ब्रह्मांड मोहर कौशल। दिव्य हथियार ताई दिव्य तलवार आत्मा स्वर्ग मोहर। फॉन्ग चेन की साधना सम्राट क्षेत्र के छठे स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी और उसके पास इस दुनिया के सबसे मजबूत शरीरों में से एक था जन्मजात दाव शरीर। उसने जिन साधना तकनीकों का अभ्यास किया उनमें जुबान तियान सम्राट शास्त्र और असीम दिव्य दाव शामिल थे, जो दोनों ही सम्राट श्रेणी के थे। उसने जिन गुप्त तकनीकों का अभ्यास किया था वे कम से कम सिंध स्तर की थीं और उसके हाथों में मौजूद दिव्य हथियार भी सिंध स्तर के थे। जादुई कलाकृतियां इनमें से ताई दिव्य तलवार आक्रमण में अद्वितीय थी, निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय सिंध श्रेणी की तलवार। जादुई कलाकृति जबकि आत्मा स्वर्ग मोहर दिव्य आत्मा की रक्षा कर सकती है, जो आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम है। इन जादुई खजानों साधना तकनीकों और गुप्त तकनीकों के साथ फॉन्ग चेन को सत्वेन क्षेत्र किमिंग क्षेत्र के एक शक्तिशाली अभ्यासी का सामना करने से भी डर नहीं लगता था।
ये कहा जा सकता है कि संपूर्णतया निक्सुआन जगत में उसी स्तर के युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उनका मुकाबला कर सकते थे। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत आधार होने के बावजूद वह एक दिमागी रूप से निष्क्रिय महिला के सामने क्यों गिड़गिड़ाएगा? फोंग चेन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इस शरीर का मूल स्वामी, जिसके पास इतनी मजबूत नींव थी, ऐसा क्यों करेगा। उसके पास पृष्ठभूमि थी यदि वह पृष्ठभूमि चाहता, प्रतिभा थी यदि वह प्रतिभा चाहता, शक्तिशाली साधना तकनीकें थीं यदि वह शक्तिशाली साधना तकनीकें चाहता, दिव्य हथियार थे यदि वह दिव्य हथियार चाहता। वह हर मामले में सर्वश्रेष्ठ था, बिल्कुल ब्लू स्टार के किसी अमीर, आकर्षक और लंबे आदमी की तरह। ऐसा व्यक्ति लगभग अद्वितीय था। इस स्थिति में एक दिमागी रूप से निष्क्रिय महिला के सामने गिड़गिड़ाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह महिला उससे प्यार भी नहीं करती थी, बिल्कुल भी उचित नहीं था। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में महान दाव का अनुसरण न करना एक हानि थी। उसे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। भले ही वह सम्राट स्तर तक न पहुंच पाए, भविष्य मैंसन स्तर तक पहुंचना भी बहुत अच्छा होगा। इस शुआनहुआ की दुनिया में जहां बलवान कमजोरों का शोषण करते हैं, वहां शक्ति ही हर चीज की नींव है। शक्ति के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। मैं कई दिनों से सुस्ती बरत रहा हूं और मेरी साधना भी एक स्वर्ग स्तर बढ़ गई है। इस गति से जल्द ही मैं 7वें लोक के मिंग लोक में प्रवेश कर जाऊंगा। फोंग चेन ने मन ही मन गणना की। 6ठे लोक, सम्राट लोक में प्रवेश करने के बाद साधना की गति धीमी हो जाती है। महज 3 दिनों में एक स्वर्ग स्तर ऊपर उठ जाना उनके लिए एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी। इसके अलावा जितना अधिक वह आलस करता था, उतनी ही तेजी से उसकी साधना में सुधार होता था। भविष्य मैन सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना कोई सपना नहीं था। 10 साधना क्षेत्र, सच्चीची लोक, आत्मा उत्पत्ति लोक, दिव्य सागर लोक, स्वर्ग उत्पत्ति लोक, दिव्य उत्पत्ति लोक, सम्राट लोक, किमिंग लोक, गुईजू लोक, संत लोक और महान सम्राट लोक। प्रत्येक लोक में 9 स्वर्ग हैं। पहले 3 स्वर्गों को प्रारंभिक अवस्था, बीच के 3 स्वर्गों को मध्य अवस्था और अंतिम 3 स्वर्गों को अंतिम अवस्था कहा जा सकता है। वर्तमान में फोंग चेन ने सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग में प्रवेश कर लिया है, जो सम्राट क्षेत्र का मध्य चरण भी है। यदि वह एक और स्वर्ग को पार कर लेता है तो वह सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच जाएगा। उनके समकक्षों के बीच ऐसी साधना बिल्कुल दुर्लभ है, जैसे फीनिक्स का पंख या किलिंग का सींग। मुझे याद है कि ज़ियाओ युनटिंग की साधना में पहली महत्वपूर्ण वृद्धि इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने अपने अधीनस्थों को उसे दबाने के लिए कहा था, जिससे उसे एक अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उसकी साधना में वृद्धि हुई। इसी घटना के कारण ज़ियाओ युनटिंग ने युनटियन पवित्र भूमि में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की और अपना नाम स्थापित किया। अब जबकि मैं शियाओ युनटिंग को दबा नहीं रहा हूं, मुझे आश्चर्य है कि इस लड़के की साधना में कितना उल्लेखनीय सुधार होगा। फेंग चेन ने मन ही मन सोचा। जब शियाओ युनटिंग ने युनटियन पवित्र भूमि में प्रवेश किया तो उनकी प्रारंभिक साधना संबंधी प्रगति फेंग चेन से निकटता से संबंधित थी। इसे शियाओ युनटिंग का दमन कहना सही नहीं होगा, बल्कि यह उसे अवसर प्रदान करने जैसा था। अंत में उसने पलटकर तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ भी मार दिया। ये पूरी तरह से एक निरर्थक कार्य था। अब जब फेंग चेन ने सीधे तौर पर हार मान ली थी तो वह देखना चाहता था कि यह शियाओ युनटिंग कैसे अवसर प्राप्त करेगा और कैसे आकर उसे करारा जवाब देगा। फेंग चेन द्वारा आदेश जारी करने के बाद किसी ने भी शियाओ युनटिंग को परेशान करने की कोशिश नहीं की और न ही किसी संत ने जानबूझकर उसे दबाने का प्रयास किया। साथ ही लिन लोवे द्वारा उसे लाए जाने मात्र से उसे बहिष्कृत नहीं किया गया था। ज़ियाओ युनटिंग को केवल एक साधारण शिष्य के रूप में ही माना जाता था। शियाओ युनटिंग को युनटियन पवित्र भूमि में आए आधा महीना हो गया था और कुछ भी घटित नहीं हुआ था। वह युनटियन पवित्र भूमि में व्यवस्थित ढंग से साधना कर रहा था। ये बहुत ही शांतिपूर्ण था, कुछ हद तक शियाओ युनटिंग की कल्पना से परे, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हुआ। गुरुजी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। शियाओ युनटिंग ने मन ही मन कहा। क्या गलत है? बूढ़ा मिंग बहुत हैरान था। क्या इस प्रकार की शांतिपूर्ण साधना अच्छी नहीं है? सच कहूं तो मैं ठीक से बता नहीं सकता, लेकिन मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इतनी शांति नहीं होनी चाहिए। गुरुजी, क्या बाहर यह अफवाह नहीं फैली है कि क्लाउड हेवन होली लैंड के संत लिन लोवेई को बहुत पसंद करते हैं? लिन लोवेई से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इस संत द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मेरा परिचय लिन लोवेई ने कराया था और मेरा उनसे रिश्ता सच ही नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में यह संत महाराज, आपको मुझे बहिष्कृत और दमित कर देना चाहिए था, लेकिन आधा महीना बीत चुका है और कोई भी मुझे बहिष्कृत या दमित करने नहीं आया है। इससे मुझे बहुत अजीब और असहज महसूस हो रहा है। शियाओ युनटिंग ने गहरी भौहें चढ़ाकर व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण किया। साथ ही उन्हें एक बहुत ही अजीब सी अनुभूति भी हो रही थी कि कई महत्वपूर्ण चीजें गायब हैं। पिछले कुछ दिनों ने ज़ियाओ युनटिंग को विशेष रूप से बेचैन कर दिया था, मानो कुछ विशेष कारण उससे और दूर होते जा रहे हों। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
ये सुनकर बूढ़े मिंग मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है कि यह तुम्हारी साधना के बहुत उबाऊ होने और चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने का नतीजा है। क्लाउड हेवनसेंट के नज़रिए से सोचिए, अगर उन्हें पता चले कि लिन लोवे एक साधारण शिष्य को लेकर आई है जिसमें ज़्यादा प्रतिभा या ताकत नहीं है, तो क्या उन्हें ऐसी बातों की परवाह होगी? मैं आपको बता दूं, उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, उसमें असाधारण प्रतिभा है और उसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है। उसके स्तर के व्यक्ति की नज़र में साधारण शिष्य चींटियों के समान है और वो उनकी परवाह नहीं करेगा। बूढ़े मिंग ने मन ही मन सोचा कि शियाओ युनटिंग में नात्मपीड़न की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। अन्य लोग ये जानते हुए कि सिंत लिन लोवेई से प्यार करते थे और यह कि उनका परिचय लिन लोवेई ने कराया था और वे उसके करीबी थे, संत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहेंगे। लेकिन इसके विपरीत इस व्यक्ति को उम्मीद थी कि संत उसे बहिष्कृत कर देंगे और उसका दमन करेंगे। अगर यह आत्मपीड़न की प्रवृत्ति नहीं है तो फिर यह क्या है? ज़ियाओ युनटिंग ने पलटवार करने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मिंग की बातों में कुछ सच्चाई थी। ओल्ड मिंग द्वारा उसे चींटी कहना उसे बहुत असहज महसूस कराता था, लेकिन ये सच भी था। फिलहाल वह किसी भी मामले में सिंत से तुलना नहीं कर सकता था। अंतर मामूली नहीं था, बल्कि काफ़ी बड़ा था। दूसरे पक्ष का उसकी परवाह न करना बिल्कुल स्वाभाविक था। अगर वह खुद होता तो शायद वह भी ऐसे तुच्छ व्यक्ति की परवाह नहीं करता। ओल्ड मिंग ने शियाओ युनटिंग की निराशा को भांपते हुए उसे दिलासा दिया, निराश मत हो। ये वास्तव में तुम्हारा अवसर है। जितना वह तुम्हें नीचा दिखाएगा उतना ही तुम्हारे पास ऊपर उठने का समय होगा। एक बार जब तुम ऊपर उठ जाओगे तो तुम निस्संदेह सबको करारा जवाब दोगे। यद्यपि तुम्हारी प्रतिभा अभी उन शीर्ष प्रतिभावानों के बराबर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे पास आगे बढ़ने का समय भी है। जब तक तुम मेरी आवश्यकताओं के अनुसार लगन से साधना करोगे, भविष्य में तुम निश्चित रूप से यूनियन की पवित्र भूमि पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसके अलावा क्लाउड हेवन होली लैंड के वह संत पूरणीय नहीं हैं। भविष्य में यदि आप उन्हें पीछे छोड़ दें और उन्हें पैरों तले रौंद दें तो आप क्लाउड हेवन होली लैंड के नए संत बन सकते हैं। शियाओ युनटिंग को उसकी उदासी से उबरने में मदद करने के लिए ओल्ड मिंग ने भी अपनी मनोवैज्ञानिक सहनशीलता को बढ़ाना शुरू कर दिया। खलनायक के हार मानने के बाद नायिका ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 6, आराम करने में मजा आता है, साधना में जबरदस्त उछाल आता है। बूढ़े मिंग ने ये बातें इसलिए कहीं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि शियाओ युनटिंग उनके उदास मन से प्रभावित हो। साथ ही वह ये भी जानता था कि शियाओ युनटिंग एक अहंकारी व्यक्ति था। भले ही वह सभी पहलुओं में असाधारण रूप से उत्कृष्ट न हो, लेकिन अंततः यही व्यक्ति उसके भविष्य के शारीरिक पुनर्निर्माण की कुंजी था। बूढ़े मिंग के पास शियाओ युनटिंग को सांत्वना देने और उसे सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरुजी, मैं समझ गया। शियाओ युनटिंग ने गहरी सांस ली, उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। हालांकि ओल्ड मिंग के शब्द शियाओ युनटिंग के लिए बहुत प्रभावी साबित हुए। उन्होंने हताश शियाओ युनटिंग में तुरंत नई ऊर्जा भर दी। अब उसका एक ही लक्ष्य था, फोंगचेन को पछाड़ना और उसे पैरों तले रौंद देना। वह क्लाउड हेवन होली लैंड के संत को यह बताना चाहता था कि एक चींटी भी पेड़ को हिला सकती है। बूढ़े मिंग ने आखिरकार इस आदमी को शांत करने में सफल होने पर गहरी सांस ली। यह आदमी सचमुच परेशानी पैदा करने वाला था। वह न केवल अहंकारी था, बल्कि उसकी इच्छाशक्ति भी उतनी दृढ़ नहीं थी। ये जानकर अच्छा लगा, मैंने कई विलक्षण प्रतिभाओं को देखा है। सबसे पहले सुधार करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप अंत तक पहुंच सकते हैं और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप फोंगचेन की तुलना में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में तेजी से प्रवेश कर सकते हैं, और यदि नहीं भी तो आप निश्चित रूप से भविष्य में उसे पीछे छोड़ देंगे। बूढ़े मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, यदि आपको एक और अवसर दिया जाए तो आप फोंगचेन को चुनेंगे या मुझे? किसी कारणवश शियाओ युनटिंग और फोंगचेन में मतभेद प्रतीत हो रहे थे। अब वह हर पल खुद की तुलना फोंगचेन से करना चाहता था। ये सुनकर बूढ़ा मिंग स्तब्ध रह गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। क्या वह अब भी तुलना कर रहा है? तुम खुद को देखते तक नहीं, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो फोंगचेन से तुलना कर सके? अगर उसे एक और मौका दिया जाता तो जब तक उसका दिमाग खराब नहीं होता वह फोंगचेन को ही चुनता। अगर मैं फोंगचेन को चुनता तो मैं तुरंत अपना शरीर फिर से बना सकता था। मुझे तुम्हारे साथ कष्ट सहने और मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हालांकि ओल्ड मिंग को बेबसी का एहसास हुआ। इस आदमी में सचमुच आत्म जागरूकता का कोई नामोनिशान नहीं था। आप भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी आपके पास ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जिनके आधार पर आप अपनी तुलना फोंगचेन से कर सकते हैं? ओल्ड मिंग ने अभी कहा था कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मार्शल दाव के अंत तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और बात थी जो उसने शियाओ युनटिंग को नहीं बताई थी। शायद किसी और का शुरुआती बिंदु आपका अंतिम बिंदु था, यही वह अंतर था। मैं स्वाभाविक रूप से आपको ही चुनूंगा।
ये कभी नहीं बदलेगा, भले ही आपकी साधना और प्रतिभा फांग चेन से कमतर हो, लेकिन मैं, आपका गुरु, आप पर विश्वास करता हूँ। आप अपने प्रयासों और मेरे मार्गदर्शन से भविष्य में फांग चेन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हालांकि ओल्ड मिंग मन ही मन ऐसा सोचता था, फिर भी उसे बाहरी तौर पर शियाओ युनटिंग को दिलासा देना और उसे आत्मविश्वास दिलाना पड़ा। उन्हें किसने बताया कि वे पहले ही अपना फैसला कर चुके हैं? गुरुजी, निश्चिंत रहिए, मैं निश्चित रूप से फांग चेन को पछाड़ दूंगा और उसे पैरों तले रौंद दूंगा। ओल्ड मिंग का सकारात्मक उत्तर मिलने पर जियाओ युनटिंग भी आत्मविश्वास से भर गया, मानो उसके शरीर में शक्ति का संचार हो गया हो और उसकी लड़ने की भावना चरम पर पहुंच गई। दूसरी ओर लिन लोवे लगातार फांग चेन की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। खासकर जब से शियाओ युनटिंग युएटियन पवित्र भूमि में दाखिल हुई थी, तब से वह ये जानना चाहती थी कि फांग चेन आगे क्या करेगी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि फांग चेन ने शियाओ युनटिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, मानो उसे पता ही न हो कि शियाओ युनटिंग युएटियन पवित्र भूमि में शामिल हो गई है। पिछले आधे महीने से फांग चेन लिन लोवे से मिलने नहीं आया था, मानो वह उसे भूल ही गया हो, जिससे लिन लोवे बहुत असहज महसूस कर रही थी। पहले फांग चेन हर रोज उसके सामने आता था, जिससे वह बेहद परेशान हो जाती थी। अब फांग चेन के आने से लिन लोवे को काफी असहज महसूस हो रहा था। क्या फांग चेन ने सचमुच मेरा पीछा करना छोड़ दिया, या फिर यह आदमी नखरे दिखा रहा है? लिन लोवे का दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। पहले वह बेहद खुश होती, लेकिन अब फांग चेन, जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, प्रकट नहीं हो रही थी, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। इसके साथ ही फांग चेन की आंतरिक आवाज को अप्रत्याशित रूप से सुनने के कारण लिन लोवे के दिल में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। नहीं, मैं बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठ सकता। मुझे ये पता लगाना होगा कि उस समय मेरे परिवार को किसने तबाह किया था। क्या यह फांग चेन था या शियाओ युनटिंग के पिता, जैसा कि फांग चेन की अंतरात्मा ने कहा? लिन लोवे ने गहरी सांस ली। उस समय उसका लिन परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया था और वह अकेली ही जीवित बची थी। इन वर्षों में उसने जल्द से जल्द बदला लेने के लिए बेताब होकर अपनी इच्छा शक्ति को विकसित किया था। वह पहले मानती थी कि हत्यारा फांग चेन था, इसीलिए वह उससे इतनी नफरत करती थी। लेकिन अब फांग चेन की अंतर्मन की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे वह कह रही हो कि हत्यारा वह नहीं बल्कि शियाओ युनटिंग के पिता थे, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अगर हत्यारा फांग चेन नहीं थी, तो उसका पिछला व्यवहार एक कृतघ्न भेड़िए के व्यवहार से कैसे अलग था? ये सोचकर लिन लोवेई का दिल भारी हो गया। होली स्पिरिट पीक। फांग चेन आराम से कुर्सी पर लेटी हुई थी, हवा का आनंद ले रही थी और खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों की प्रशंसा कर रही थी। उसे पूरी तरह से सुकून महसूस हो रहा था। आलस करना सचमुच आरामदायक है। अनजाने में ही मैं किमिंग क्षेत्र के द्वितीय स्वर्ग तक पहुंच चुका हूं। ऐसी साधना गति वास्तव में अकल्पनीय है। कुछ समय पहले तक मैं केवल छठे स्वर्ग के सम्राट स्तर पर था। कितना समय बीत गया और मैंने पहले ही एक प्रमुख स्तर प्राप्त कर लिया है। सफलता। फांग चेन मन ही मन संतुष्टि से मुस्कुराया। आधे महीने तक और सुस्ती बरतने के बाद भी उसकी साधना में कमी नहीं आई थी, बल्कि उसमें बहुत तेजी से प्रगति हुई थी। वह पहले ही सम्राट स्तर के छठे स्वर्ग से किमिंग स्तर के द्वितीय स्वर्ग में प्रवेश कर चुका था। जब वह क्लाउड हेवन होली लैंड के संतौर पूर्वी देव क्षेत्र के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे, तब भी उन्होंने ऐसी गति की कल्पना नहीं की होगी। यदि वह इस स्तर तक पहले पहुंचना चाहता था, तो उसे कोई असाधारण अवसर प्राप्त हुआ होगा। अन्यथा आधे महीने में वह अधिक से अधिक 2 या 3 स्वर्गों तक ही सुधर पाएगा। अब जबकि वह सारा दिन होली स्पिरिट पीक पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, आसपास के नज़ारों और दुनिया के शानदार परिदृश्यों की प्रशंसा कर रहा था, तब भी वह तेजी से सुधार कर सकता था। इसके अलावा उनकी साधना तकनीक और गुप्त तकनीकें काफ़ी बेहतर हो गई थीं। दिन रात लगातार साधना करने की तुलना में रोजाना थोड़ा आराम करने का ये निर्णय कहीं अधिक बेहतर प्रभाव डाल रहा था। तो फिर इतनी लगन दिखाने का क्या फ़ायदा? आलस करना बेहतर है, फांग चेन ने मन ही मन सोचा। पहले फांग चेन बहुत मेहनती था, अन्यथा वह 20 वर्ष की आयु में सम्राट क्षेत्र छठे स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाता और क्लाउड हेवन होली लैंड का संतान ही बन पाता। आराम से लेट जाना ही सबसे ज़्यादा सुकून देता है, इस तरह तो हमेशा ही सुकून मिलता है। समय बीतने के साथ ही स्वर्गीय आकाश संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र जल्द ही प्रकट होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अवसर क्या है, क्या स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र क्या प्रकट होने पर जियाओ युनटिंग को लाभ होगा? फांग चेन को किताब की कहानी की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि किताब इतनी नाटकीय थी कि उसे वह कहानी गहराई से याद थी। विशेष रूप से शुरुआती कथानक में जियाओ युनटिंग का प्रारंभिक उत्थान फांग चेन के दमन पर निर्भर था, जिसने इस व्यक्ति को कई बार अवसर प्राप्त करने की अनुमति दी। उसकी साधना भी तेजी से आगे बढ़ी और वह युनटियन पवित्र भूमि के भीतर तेजी से विकसित हुआ। पुस्तक में वर्णित मूल कथानक के अनुसार जियाओ युनटिंग अब चौथे क्षेत्र, स्वर्ग उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हालांकि फांग चेन की लापरवाही के कारण किसी ने भी विशेष रूप से शियाओ युनटिंग की देखभाल नहीं की,
जिसके कारण शियाओ युनटिंग ने खुद को निखारने के कई अवसरों को खो दिया, जो कई अवसरों को खोने के बराबर था। अभी तक जियाओ युनटिंग ने स्वर्ग उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, वह अभी भी केवल दिव्य सागर क्षेत्र के 9वें स्वर्ग तीसरे क्षेत्र में था। आधे महीने में वह केवल एक ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाया था। मूल कथानक के अनुसार मेरे दमन के कारण जियाओ युनटिंग ने 2 या 3 अच्छी गुप्त तकनीकें प्राप्त कर लीं। इन गुप्त तकनीकों पर भरोसा करते हुए उसने स्काई बेयरिंग सेक्ट में तबाही मचाई, धीरे धीरे पूर्वी देव क्षेत्र में अपना नाम बनाया और यहाँ तक कि कुछ युवा प्रतिभाशाली भी उसके सामने टिक नहीं पाए, बल्कि उसने उन्हें पैरों तले रौंद डाला। अब मेरे दमन के बिना जियाओ युनटिंग को अवसर नहीं मिलते। अगर वह स्काई बेयरिंग संप्रदाय में प्रवेश करता है तो शायद वह उन प्रतिभाशाली लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और शायद वह उन लोगों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, और संभवतः उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। फॉन्ग चेन को स्काई बेयरिंग सेक्ट की साजिश के बारे में अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी थी। खलनायक के हार मानने के बाद नायिका ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 7 आकाश धारण करने वाली कला और यान दिव्य जल। स्काई बेयरिंग सेक्ट की यात्रा के कारण ही जियाओ युनटिंग की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई थी। अतीत में स्काई बेयरिंग संप्रदाय पूर्वी देव क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय था, लेकिन इसने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया, जिसके कारण पूरे संप्रदाय का विनाश हो गया। संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र भी गायब हो गया था, जो अब जाकर फिर से प्रकट हुआ है। एक समय में एक शक्तिशाली संप्रदाय होने के बावजूद इसके विनाश के बाद भी इसके गुप्त क्षेत्र में अभी भी कई खजाने बचे हुए थे। उदाहरण के लिए स्काई बेयरिंग संप्रदाय की मूलभूत साधना तकनीक स्काई बेयरिंग आर्ट। ये निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय सेंट ग्रेड मैच था। खेती की तकनीक। मूल पुस्तक में जियाओ युनटिंग ने आकाश धारण कला प्राप्त की थी। इस वजह से वह शुरुआती दौर में बेहद शक्तिशाली हो गया था और अपने दायरे से बाहर के दुश्मनों से लड़ना उसके लिए आम बात थी। ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक चरणों में जियाओ युनटिंग की अजेयता काफ़ी हद तक इस स्काई बेयरिंग आर्ट से संबंधित थी। कई बार जब उनका सामना शक्तिशाली शत्रुओं से हुआ तो इस आकाश धारण कला ने शियाओ युनटिंग को खतरे को सुरक्षा में बदलने और विजयी होने में सक्षम बनाया। इसी दौरान जियाओ युनटिंग ने स्काई बेयरिंग सेक्ट के भीतर कुछ स्वर्ग और पृथ्वी खजाने भी प्राप्त किए। उनमें से एक yin यांग दिव्य जल के समान कुछ था, जिसमें सहज ज्ञान समाहित था। यिन और यांग क्यूई। यदि कोई इसे परिष्कृत करता है तो वह एक विशेष शारीरिक संरचना प्राप्त कर सकता है, या तो दिव्य यांग दिव्य शरीर या दिव्य यिन दिव्य शरीर। हालांकि ये दोनों शारीरिक संरचनाएं फॉन्ग चेन के दाव शरीर के बराबर नहीं हैं, फिर भी ये अत्यंत दुर्लभ शारीरिक संरचनाएं हैं जो साधारण दिव्य शरीरों से कमतर नहीं हैं। हालांकि यिन यांग दिव्य जल को शुद्ध करने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी, यानी यिन और यांग दोनों का विकास करना। शियाओ युनटिंग ने भी लिन लोवेई का दिल पूरी तरह से जीतने के लिए इसी कथानक का सहारा लिया। इससे शियाओ युनटिंग के बाद के चरणों में उदय के लिए एक ठोस आधार भी तैयार हुआ। इनके बिना जियाओ युनटिंग बाद में इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाती। क्या मुझे काम में ढिलाई जारी रखनी चाहिए? फॉन्ग चेन गहरी सोच में डूब गया। अगर वह इसी तरह लापरवाही करता रहा तो उसे बाद में और अधिक पुरस्कार मिल सकते हैं। हालांकि अगर वह लापरवाही नहीं करता तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी का वह खजाना मिल सकता है जो मूल रूप से शियाओ युनटिंग को कहानी में मिला था। अगर ऐसा हुआ तो शियाओ युनटिंग के लिए बाद में आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जियाओ युनटिंग एक भाग्यशाली व्यक्ति है। यदि वह स्वर्ग और पृथ्वी के इन खजानों को खो देता है तो उसे बाद में और भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आखिरकार वह किताब का मुख्य पात्र है जिसके पास नायक का आभा मंडल है, भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, हर चुनौती के साथ मजबूत होता जा रहा है और दबाव वास्तव में उसे और भी तेजी से विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। अगर उसने शियाओ युनटिंग की चीजें छीन ली तो इससे शायद भाग्य की ओर से प्रतिफल मिल सकता है, जिससे शियाओ युनटिंग को और भी बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो कुल मिलाकर नुकसानदायक होगा। अगर ऐसा है तो मैं काम में ढिलाई करता रहूंगा। इन मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस आराम करो और लेट जाओ। फॉन्ग चेन ने एक पल सोचा और फिर अपना फैसला लिया। जब तक वह सुस्ती दिखाता रहेगा और सिस्टम से पुरस्कार प्राप्त करता रहेगा, तब तक उसे यह पता नहीं चलेगा कि ये पुरस्कार यांग दिव्य जल और आकाश धारण कला से कितने बेहतर होंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसकी लापरवाही से कहानी में आगे चलकर कोई बदलाव आएगा या नहीं, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। जल्द ही स्काई बेयरिंग सेक्ट के उदय ने महाद्वीप की विभिन्न प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। यूनियन होली लैंड जैसी शक्तिशाली संस्थाओं ने भी इस मामले पर चर्चा करने के लिए अपने उच्च पदस्थ सदस्यों को बुलाया। मुख्य शिखर पर स्थित सेंट हॉल के अंदर विशाल हॉल में शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए कई आकृतियां खड़ी थीं। ये व्यक्ति यूनियन पवित्र भूमि के वरिष्ठ थे और साथ ही पवित्र भूमि के मुख्य आधार भी थे। उनमें से प्रत्येक के पास असंख्य स्तर या उससे ऊपर की साधना क्षमता थी और इस बार पवित्र भूमि के तीसरे बुजुर्ग ने बैठक की अध्यक्षता की। कुछ वरिष्ठों के अलावा आंतरिक संप्रदाय से भी कुछ विलक्षण प्रतिभाएं थीं।
उदाहरण के लिए फॉन्ग चेन, लिन लोवे और युवा पीढ़ी के अन्य प्रमुख व्यक्ति। जहां तक फॉन्ग चेन और लिन लोवे की गुरु युनटियन होली लॉर्ड की बात है, वह नहीं आईं। यह गुरु हमेशा मायावी रहे हैं। अक्सर युनटियन पवित्र भूमि में उपस्थित नहीं होते हैं और अपवित्र भूमि के मामलों की अध्यक्षता वरिष्ठों द्वारा की जाती है। तीसरे एल्डर सबसे आगे बैठे हुए शांत भाव से बोले, अफवाह है कि स्काई बेरिंग सेक्ट का गुप्त क्षेत्र प्रकट हुआ है। अतीत में जब स्काई बेरिंग सेक्ट नष्ट हो गया था तो उनका गुप्त क्षेत्र भी छिप गया था, जिसका सटीक स्थान किसी को भी ज्ञात नहीं था। अब अज्ञात कारणों से यह अचानक प्रकट हुआ है और इसके भीतर जीवन का पोषण भी हुआ है, साथ ही इसमें बड़ी संख्या में अवसर भी समाहित हैं। आज यहाँ सभी को इकट्ठा करने का उद्देश्य स्काई बेरिंग सेक्ट के उदय पर चर्चा करना है। आकाशवाहक संप्रदाय का अचानक प्रकट होना। गुप्त लोक कुछ विचित्र है। शायद इसमें कई खतरे हैं, लेकिन इसमें कई अवसर भी हैं। यदि इन खतरों का समाधान हो जाए तो अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्काई बेरिंग संप्रदाय की मूलभूत साधना तकनीक स्काई बेरिंग आर्ट इसी गुप्त क्षेत्र में स्थित है। संक्षेप में, इस आकाशवाहक संप्रदाय का अचानक प्रकट होना गुप्त लोक बहुत ही विचित्र है। इसमें खतरे भी हैं, लेकिन अवसर भी। जो लोग जाना चाहते हैं वे सीधे पंजीकरण करा सकते हैं। तीसरे बुजुर्ग के भाषण समाप्त होने के बाद संत सभाघर में चहल पहल बढ़ गई। सभी लोग स्काई बेरिंग सेक्ट के उदय पर चर्चा कर रहे थे। पास ही मौजूद लिन लोवेई ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि फॉन्ग चेन की ओर देखा। फॉन्ग चेन वहां शांत और बेफिक्र होकर बैठा था, मानो इस मामले से उसका कोई लेना देना ही न हो। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। वहां मौजूद सभी लोग पहले ही मर चुके हैं। अगर इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती तो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र प्रकट ही नहीं होता। ये लोग इसे कैसे खोज पाते? हालांकि इस स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में वास्तव में कई अवसर मौजूद हैं, विशेष रूप से आकाश धारण कला। यह मूलभूत खजाना वास्तव में सबसे छोटी चोटी की खड़ी चट्टान पर छिपा हुआ है। आकाश धारण करने वाले संप्रदाय के लोग सचमुच धूर्त हैं। उनकी मूलभूत परम तकनीक वास्तव में सबसे ऊंची चोटी पर नहीं, बल्कि सबसे छोटी और अगोचर चोटी पर छिपी हुई है। इसके अलावा यह मामूली सी दिखने वाली सबसे छोटी पर्वत चोटी भी बहुत विचित्र है। इसमें वास्तव में यिन यांग दिव्य जल समाहित है। यह यिन यांग दिव्य जल ही शियाओ युनटिंग के उत्थान की कुंजी है। शियाओ युनटिंग और लिन लोवेई ने यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत किया, जिससे उन्हें अलग अलग दिव्य यांग और दिव्य यिन शरीर प्राप्त हुए, और इसी कारण लिन लोवेई ने अपना हृदय खोला। वैसे यह शियाओ युनटिंग सचमुच चालाक है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत करने के लिए पारस्परिक सम्मिलन की आवश्यकता होती है, फिर भी उसने जानबूझकर अनजान होने का नाटक किया और लिन लोवेई को अपने साथ इसे परिष्कृत करने दिया। लिन लोवेई, वह औरत भी दिमागी तौर पर मृत है। उसने वास्तव में यिन यांग दिव्य जल को पहचाना नहीं और मूर्खतापूर्वक शियाओ युनटिंग के साथ इसे परिष्कृत किया। इस प्रकार जाल में फंस गई और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिससे वापसी असंभव है। फॉन्ग चेन के मन के विचार सुनकर लिन लोवेई ने अपने दांत पीसे। यह आदमी फिर से उसे दिमागी रूप से कमजोर कह रहा था, और उसने कहा कि वह यिन यांग दिव्य जल को नहीं पहचानती। ठीक है, उसने स्वीकार किया, वह वास्तव में यिन यांग दिव्य जल को नहीं पहचानती थी। तो क्या हुआ अगर उसने यिन यांग दिव्य जल को नहीं पहचाना? उसने सोचा, पवित्र भूमि में कितने लोग यिन यांग दिव्य जल को पहचान पाएंगे? क्या उसके लिए इसे न पहचानना सामान्य बात नहीं थी? जरा ठहरिए, इस व्यक्ति को स्काई बेरिंग सेक्ट के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? क्या उसे ये भी पता था कि स्काई बेरिंग सेक्ट का मूलभूत खजाना स्काई बेरिंग आर्ट कहाँ स्थित है? लिन लोवेई ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और मन ही मन सोचने लगी। अगर अभी अभी उसके मन में आए विचार सच थे, तो इसका मतलब है कि उसके पहले के विचार भी सच थे। तो फिर सवाल यह उठता है कि फॉन्ग चेन को ये सब बातें कैसे पता हैं? क्या उसके पास भविष्य देखने की क्षमता है? लिन लोवेई संदेह से भरी हुई थी। आकाश धारण करने वाला संप्रदाय प्रकट होने से पहले दसियों हजार वर्षों तक छिपा रहा। शायद किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। तो फॉन्ग चेन को ये कैसे पता चला? क्या ये संभव है कि वास्तव में उनमें भविष्य देखने की क्षमता थी? लिन लोवेई ने गहरी सांस ली और सोचने लगी, ये सच है या नहीं, मुझे स्काई बेरिंग सेक्ट में जाने के बाद ही पता चलेगा। दरअसल लिन लोवेई को अब फॉन्ग चेन की बातों पर कुछ हद तक यकीन हो गया था। अगर फॉन्ग चेन के मन के विचार सुन पाना जैसी अविश्वसनीय बात हो सकती है, तो और क्या असंभव था? ये सोचकर लिन लोवे के चेहरे पर भावविभोरता छा गई। अध्याय 9, तलवारों का सम्राट। 5 तलवारों का सम्राट। शियाओ युनटिंग के जाने के बाद ये शिष्य भी आपस में चर्चा करने लगे। मुझे लगता था कि शियाओ युनटिंग का सीनियर सिस्टर लिन के साथ गहरा रिश्ता है, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह होगा। हे, एक मेढक हंस का मांस खाना चाहता है। क्या इस आदमी को यह नहीं पता कि सेंट महाराज को सीनियर सिस्टर लिन पसंद हैं? फिर भी वे गए और अब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर लिन ने शियाओ युनटिंग को पवित्र भूमि में केवल इसलिए भेजा क्योंकि वह उसकी प्रतिभा को महत्व देती थी और किसी कारण से नहीं।
यह आदमी, सेंट महाराज, आप तो उसकी परवाह भी नहीं करते, उसे अपना ख्याल खुद रखने दीजिए। संत कैसे कर सकता था महाराज, क्या आप ऐसी चींटी की परवाह करेंगे? क्या आपको लगता है संत महाराज, क्या आप भी आपकी ही तरह संकीर्ण मानसिकता वाले हैं? ये शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे। अगर फॉन्चेन यहाँ इन शब्दों को सुनने के लिए मौजूद होता तो कौन जानता है कि वह क्या सोचता। वह निश्चित रूप से कहेंगे, आप सबने गलत समझा, मैं खुले विचारों वाला नहीं हूँ, मैंने तो हार मान ली है। मैंने अभी अभी तुम्हें याद दिलाया था कि लिन लुओवेई को उकसाना मत, अब तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है ना? बूढ़े मिंग ने अवाक भाव से कहा। यह शिष्य हर मामले में औसत दर्जे का था, लेकिन वह बेहद अभिमानी और घमंडी था। ओल्ड मिंग को लगा कि लिन लुओवेई ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। आखिरकार उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं था और जियाओ युनटिंग ने लिन लुओवेई की किसी भी तरह से मदद नहीं की थी। उस समय जब जियाओ युनटिंग ने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया तो उसने वास्तव में लिन लुओवेई की मदद नहीं की। भले ही जियाओ युनटिंग ने कार्रवाई न की होती, वह आसानी से खुद ही संकट का समाधान कर सकती थी। इसके अलावा लिन लुओवेई एक अच्छी इंसान थी। शियाओ युनटिंग द्वारा उसे बचाने के प्रयास के प्रति कृतज्ञता के कारण उसने विशेष रूप से उसे युनटियन पवित्र भूमि में शामिल होने की सिफारिश की। ये पूरी तरह से एक एहसान था। जियाओ युनटिंग ही वह व्यक्ति था जिसने लिन लुओवेई का एहसान माना था। वह ये भी समझ गया था कि लिन लुओवेई स्पष्ट रूप से शियाओ युनटिंग के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। शियाओ युनटिंग में आत्म जागरूकता की कमी थी, फिर भी वह करीब आने पर अड़ी रही, इसलिए ये परिणाम स्वाभाविक ही था। नहीं गुरुजी, मुझे विश्वास है। मुझे लगता है सीनियर सिस्टर लिन मेरी रक्षा कर रही हैं। मैं सचमुच अभी बहुत गुस्से में थी, सोच रही थी कि सीनियर सिस्टर लिन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन शांत होने के बाद मुझे समझ आ गया। शायद सीनियर सिस्टर लिन को चिंता थी कि अगर मैं उनके बहुत करीब गया तो इससे फॉन्चेन नाराज हो जाएगा और वह मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। गुरुजी, आपने सीनियर सिस्टर लिन को गलत समझा और मैंने भी उन्हें गलत समझा, उन्होंने ऐसा मेरी रक्षा के लिए किया। शियाओ युनटिंग ने दृढ़ भाव से कहा। तुरंत ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे पहले से अधिक आत्मविश्वासी दिखने लगे। इस समय ऐसा लग रहा था मानो उसने सब कुछ भांप लिया हो और सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। ओल्ड मिंग स्पीचलेस की मां ने उसके लिए दरवाजा खोला, वह दरवाजा बिल्कुल खामोश था। शियाओ युनटिंग के विचार इतने नवीन कैसे हो सकते हैं? यह अब महज अहंकार नहीं था, यह आत्मधोखा था। उस स्थिति में थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति लिन लुओवेई की अधीरता को भांप सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह शियाओ युनटिंग को लात मारकर दूर फेंक देना चाहती हो। शायद मुझे वाकई इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या मुझे कोई दूसरा शिष्य ढूंढना चाहिए। अहंकारी शियाओ युनटिंग को देखकर बूढ़े मिंग को लगा कि अपने शारीरिक रूप को फिर से आकार देने की उनकी उम्मीद बहुत कम है। प्रतिभा की कमी कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप लगन से प्रयास करते हैं और हर अवसर का लाभ उठाते हैं, तब तक आप इस दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन जियो युनटिंग, काश मैं कोई और विकल्प चुन पाता। वह फॉन्चेन सचमुच उत्कृष्ट है। वह क्लाउड हेवन होली लैंड का संत है, महान प्रतिभा, मजबूत पृष्ठभूमि और उच्च साधना के साथ, फिर भी वह विनम्र और सरल स्वभाव का है। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र की यात्रा के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के ऐसे अवसर के लिए क्या वह आया था? वह नहीं आया, बल्कि वह पवित्र भूमि में चुपचाप साधना कर रहा है। जैसे जैसे बूढ़ा मिंग इस बारे में सोचता गया, वैसे वैसे वह इस शिष्य से और अधिक असंतुष्ट होता गया और अंत में वह केवल आह भर सकता था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अपनी सारी उम्मीदें केवल शियाओ युनटिंग पर ही टिका सकता था। अगर उसके पास विकल्प होता तो वह कभी भी शियाओ युनटिंग को नहीं चुनता। भले ही वह फॉन्चेन को नहीं चुन पाता, लिन लुओवेई को चुनना भी अच्छा होता। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह समझ में आता है? हाँ, बूढ़े मिंग ने कमजोर आवाज में कहा। वह थका हुआ था, उसका दिल बहुत थका हुआ था और वह गहरी नींद में सो जाना चाहता था। तियानक्विन पर्वत श्रृंखला। उस समय तियानकिंग के प्राचीन पूर्वज ने इस पर्वत श्रृंखला में संप्रदाय की स्थापना की और इसका नाम आकाश धारण करने वाला संप्रदाय रखा। हालांकि स्काई बेयरिंग संप्रदाय नष्ट हो गया था, लेकिन ये पर्वत श्रृंखला अभी भी मौजूद है और इसे अभी भी तियानकिंग पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अतीत में तियानकिंग पर्वत श्रृंखला हजारों मील तक वीरान थी, लेकिन अब लोग आते जाते रहते हैं और अनगिनत व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं। ये लोग स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र के उदय के कारण आए। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न शक्तियां पहले ही तियानकिंग पर्वत श्रृंखला पर एकत्रित हो चुकी हैं। हालांकि युनटियन पवित्र भूमि के लोग काफी जल्दी पहुंच गए थे, फिर भी इस समय तक यहां पहले से ही बहुत से लोग एकत्रित हो चुके थे। एक जोरदार आवाज गूंज उठी। युनटियन पवित्र भूमि का उड़ने वाला जहाज तियानकिंग पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में रुक गया और उसके शक्तिशाली दबाव ने आसपास के सभी लोगों को ऊपर की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। युनटियन पवित्र भूमि के लोग यहाँ आए हुए हैं।
यूनटियन पवित्र भूमि की गतिविधियां वास्तव में बहुत तेज हैं, वे इतनी दूर से झटपट आ गए हैं। सचमुच, क्या आपने वह उड़ने वाला जहाज नहीं देखा जिस पर वे सवार हैं? वह सेंट ग्रेड का उड़ने वाला जहाज है, और उड़ने वाले जहाज पर खड़ा व्यक्ति यूनटियन पवित्र भूमि का 5वां एल्डर होना चाहिए। ऐसी अफवाह है कि वह पहले ही 9वें संघ क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। दरअसल ये वही तलवार की परी है जिसने सैकड़ों साल पहले एक ही तलवार से कई ऋषियों को मार डाला था। उनका नाम तलवार पंच सम्राट यूं ही नहीं पड़ा है, वे अपने नाम को सार्थक करते हैं। एक ही तलवार से 90,000 मील का क्षेत्र पार करते हैं, तलवारों के सम्राट। इतनी दूर से भी मैं एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार की शक्ति को महसूस कर सकता हूं, मानो वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। तुम्हारी साधना का स्तर क्या है? तलवार पंच सम्राट की साधना का स्तर क्या है? सम्राट स्तर का व्यक्ति भी तुम्हें डराकर मौत के मुंह में धकेल देगा। अच्छा हुआ कि हम दूर हैं, वरना उसकी तलवार की शक्ति हमें सीधे मार सकती थी। यूनटियन पवित्र भूमि के लोगों के प्रकट होते ही असंख्य दर्शक आकर्षित हो गए, लेकिन वे केवल दूर से ही देख सकते थे। स्पष्टतः सबसे अधिक ध्यान स्वॉर्ड 5 एम्परर पर केंद्रित था। उनके अलावा एक और व्यक्ति भी था। क्या वह बर्फ की परी है? लिन लोवेई। वास्तव में वह एक दिव्य अमर की सुंदरता से परिपूर्ण है, फिर भी उसका स्वभाव हिमशैल जैसा है, जो लोगों को अपनी राह में ही थम जाने पर मजबूर कर देता है। बर्फ की परी हमेशा की तरह बिल्कुल अपरिवर्तित है। ऐसी स्त्री को कोई पुरुष कैसे मिल सकता है? एक कोमल आवाज गूंजी, मानो उसमें जादू समाया हो, जिससे किसी की ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ गया। ये सुनकर लिन लोवेई ने भौहें चढ़ा लीं और उसके चेहरे पर घृणा के भाव साफ दिखाई दिए। फिर उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे फूलों से बनी एक सुंदर नाव दिखाई दी, जिस पर एक कोमल महिला खड़ी थी। उस महिला ने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसके चेहरे की बनावट बेहद आकर्षक थी और उसकी त्वचा साफ बेदाग थी। इसके अलावा उसका पूरा शरीर एक धुंधली चमक से घिरा हुआ था, मानो वह चमकीले रंग का सफ़ेद जैद का टुकड़ा हो। यदि लिन लोवेई की तुलना तियान शान के हिमकमल से की जाए तो यह महिला एक जीवंत फूल थी। दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। हुआ मिंगिंग, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके मूनलाइट हॉल की महिलाओं की तरह है, जो पुरुषों को उनकी दिव्य आत्मा से मोहित कर लेती हैं? लिन लोवेई ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा।